नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार की रोजगार नीति से सुधार हो रहा है। प्रदेश में 96 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। तो योगी सरकार की रोजगार नीति से सुधार की स्थिति बन रही है। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट में सुधार हुआ। समग्र सामाजिक सुधार को आधार मिला है। 2 करोड़ से ज्यादा युवा को रोजगार मिला है। लखनऊ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। अहम खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। संवाददाता निकिता सरीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, किस तरह से रोजगार के सेक्टर में सुधार की संभावनाएं आगे और हैं और अभी तक क्या कुछ हुआ? क्या कदम उठाए गए जिसके जरिए ये सुधार देखा जा रहा है? क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? हाँ, देखिए पराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार की अगर बात की जाए तो उस सेक्टर में व्यापक परिवर्तन देखने को लगातार मिल रहा है। और अगर हम पिछले 8 इयर्स की बात करें तो प्रदेश सरकार ने अपनी जिस तरीके से दूरदृष्टि और सशक्त नीतियों के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक साथ ही साथ सामाजिक स्थिति को एक नई पहचान दी है। बात किया जाए प्रदेश के रोजगार की तो वहां पर जो अवसर है उसमें तेजी से बढ़े हैं और साथ ही साथ यंगस्टर्स को प्रशिक्षण और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन भी मिला है। और विभिन्न सेक्टर्स में खास तौर पर फीमेल्स की अगर बात की जाए तो उनकी भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि सामाजिक स्थिरता और ग्रामीण जीवन में भी सुधार की जो स्पष्ट झलक है वो देखने को मिल रही है। यानी कि रूरल ही नहीं, अर्बन ही नहीं, रूरल एरिया में भी लगातार जो रोजगार है वो मिल रहे हैं यंगस्टर्स को। और सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व के कारण ये संभव हो पाया है। साथ ही साथ जहां एक समय में प्रदेश को की बेरोजगारी दर 19% जैसी भारी भरकम तक पहुंच गई थी, वही अब घटकर 2.4% रह गई है। और परिवर्तन न केवल फाइनेंशियल यानी आर्थिक मजबूती का संकेत है बल्कि जो नीति आधारित विकास मॉडल है उसकी सफलता भी दर्शाने का काम कर रहा है। और सरकार द्वारा बनाई गई जो भी नीतियां हैं रोजगार की, निवेश आकर्षण करने वाले जो उपाय हैं, कौशल विकास कार्यक्रमों के जो सकारात्मक परिणाम है वो पूरे प्रदेश में महसूस भी किए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि फीमेल्स का जो भागीदारी है वो भी लगातार बढ़ रही है। और सरकार की जो नीति है 2025 में रोजगार वृद्धि को भी नया आयाम मिला है। और इस नीति के माध्यम से 2 लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने का जो लक्ष्य है वो भी फिलहाल रखा गया है। और वैश्विक कंपनियों के लिए प्रदेश ने में जो अनुकूल वातावरण है वो तैयार करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में युवाओं को टेक्निकल और साथ ही साथ उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक अहम बात जरूर है कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का अगर सपना देख रहे हैं तो उसको साकार भी कर रहे हैं धीरे धीरे। और योगी आदित्यनाथ सरकार की रोजगार नीति में जो भी सामाजिक सुधार है वो भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निकिता, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे लखनऊ से एक और बड़ी खबर की, जहां पर अवैध घुसपैठियों को बचाने का नेटवर्क सक्रिय हुआ है। सपा नेता की संदिग्ध भूमिका इसमें सामने आई है। सपा नेता पर राज्य में सुरक्षा को चुनौती देने का मामला है।
अवैध घुसपैठियों को वैध दिखाने की कोशिश असफल हुई है। सपा नेता पंकज यादव की भूमिका संदिग्ध है। संदिग्ध परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों में विवादित प्लॉट का पता है और राजधानी के गुंडबा इलाके का ये पूरा मामला है। नरेंद्र हमारे साथ लखनऊ से इस खबर पर संवाददाता जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरी खबर के पीछे की है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहंग्या एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 17 नगर निगमों यानी कि नगर पंचायतों को पत्र लिखा गया है और कहा गया था कि सभी जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जाए और कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में जो यहाँ की महापौर है उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि एक प्लाट पंकज यादव के नाम बताया गया, उसमें 80 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं। जब टीम वहाँ पर पहुँची तो ये सारे लोग वहाँ से फरार हो गए हैं। इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिसने वहां पर शरण दी है उसको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन ये मामला एक प्लाट तक नहीं है, पूरे लखनऊ में रोहंग्या देखे जाते हैं, बांग्लादेशी देखे जाते हैं, हर कोई देखता है। लेकिन ये जिला प्रशासन को, नगर निगम को और जिम्मेदार अधिकारियों के ये रोहंग्या और बांग्लादेशी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस पे लगातार बात की जाती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेटर जारी हो रहा है और यहाँ से वहाँ बातें की जा रही, लेकिन इनको कोई पकड़ नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जिम्मेदार हैं वो कार्रवाई कब करेंगे? पंकज यादव जैसे लोग जो शरण दे रहे हैं उनको सलाखों के पीछे कब पहुँचाएंगे? और जो लोग भाग गए यानी कि महापौर के सामने ही भाग गए उनको कब पकड़ेंगे? अभी तो रात में सब मौजूद होंगे, पूरा परिवार वहां पे होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई पराग नहीं होगी, केवल राजनीति की जाएगी, बातें की जाएगी, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाएगा। लखनऊ राजधानी है, सभी मंत्री यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं और सभी ब्यूरोक्रेट्स और डीजीपी सबसे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं जहाँ से आदेश और निर्देश जारी होते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है, केवल खाना पूर्ति की जाती है, दौरे किए जाते हैं, मीडिया में खबरें छपवाई जाती हैं और कार्रवाई नहीं की जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महापौर के निरीक्षण के बाद, दौरे के बाद जो तमाम रोहंग्या है, बांग्लादेशी हैं, वो पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर वही पराग सबसे बड़ा सवाल है कि कब पकड़ोगे? पकड़ने की जिम्मेदारी किस पर है? मुकदमा कब दर्ज करोगे? कब इन्हें गिरफ्तार करोगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका गोलमोल जवाब आता है। राजनीति तो होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। एक खबर के मुताबिक जो अनुमान लगाया गया है, राजधानी लखनऊ में नगर निगम में ही 70% बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। उनको यूपीआई के जरिए पेमेंट दिया जा रहा है, उनको तनख्वाह दी जा रही है, संविदा पर रखे गए। इनको पकड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निरीक्षण होता है, दौरे होते हैं, सपा बसपा कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं या सपा और बसपा सरकार पर आरोप लगाती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है कि कैसे बॉर्डर क्रॉस कराए, सरकार आप है। तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीति चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र यादव, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात नोएडा से खबर की, जहां पर 6 दिसंबर को बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर यह आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों से कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। आनंद कुमार भी शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीएसपी के तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां 6 दिसंबर को बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर यह आयोजन किया जाएगा। पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों से कार्यकर्ता इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आनंद कुमार भी शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी नोएडा से इस वक्त मिल रही है बीएसपी के शक्ति प्रदर्शन को लेकर। 6 तारीख को बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन होना है। 6 दिसंबर को ये शक्ति प्रदर्शन बीएसपी करने जा रही है। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर ये आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों से कार्यकर्ता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आकाश आनंद जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आनंद कुमार भी इस दौरान इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। तो नोएडा से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 6 दिसंबर को बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर यह आयोजन
किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आकाश आनंद के साथ आनंद कुमार भी इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं नोएडा से। बीएसपी खेमे से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, ये बीएसपी खेमे से बड़ी खबर है। 6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी अपना करने जा रही है। इसमें अलग अलग मंडलों से कार्यकर्ताओं के शामिल होने की खबरें हैं। पश्चिमी यूपी से 6 मंडलों से कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। आकाश आनंद मौजूद रहेंगे, आनंद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीएसपी के शक्ति प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 दिसंबर को ये शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। नोएडा से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में बीएसपी है। अली खान संवाददाता नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, क्या जानकारी मिल रही है बीएसपी के शक्ति प्रदर्शन को लेकर, क्या होगा इसमें? बिल्कुल, आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे आयोजन किया गया है। उनके पुण्यवान दिवस पे के रूप में से बसपा मना रही है। ये कार्यक्रम जो है, इसमें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम बसपा के जो 6 मंडलों के कार्यकर्ता हैं वो वहां पे जुटेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पे जुटेंगे बसपा के। और ये एक उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भी इस कार्यक्रम को आप कह सकते हैं। कोई रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे बसपा के जो नेता हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार मौजूद रहेंगे, तमाम बसपा के जो मंडल स्तर के तमाम नेता हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे वहां पे। तो ऐसी तमाम तैयारियां वहां पे कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रूट डायवर्जन और तमाम ऐसे इंतजाम कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हाथरस से बड़ी खबर की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर समेत 7 पर SC/ST के तहत केस दर्ज हुआ है। स्पेशल कोर्ट के निर्देश के बाद FIR दर्ज हुई है। प्रेम रघु आयुर्वेदिक पैरा मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। 15 अक्टूबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। डॉक्टर्स स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा था। मौत के बाद महिला को आगरा रेफर किया गया था। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज नहीं की थी FIR। मामले पर परिजनों ने कोर्ट की शरण ली थी। डॉक्टर भुवनेश कुमार समेत 7 पर FIR दर्ज हुई है। अब ये बड़ी जानकारी हाथरस से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, कैसे डॉक्टर समेत 7 लोगों पर SC/ST के तहत अब केस दर्ज हुआ है। स्पेशल कोर्ट के निर्देश के बाद ये FIR हुई है। पहले FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हुई है। प्रेम रघु आयुर्वेदिक पैरा मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, 15 अक्टूबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी और मौत के बाद आगरा के लिए रेफर किया था महिला को। परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल काटा और पुलिस के पास भी गए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। तो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है डॉक्टर समेत 7 लोगों पर। हाथरस से संवाददाता सुनील कुमार लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुनील, क्या जानकारी सामने आ रही है? चूंकि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का अब असर भी हुआ है। सुनील जी पराग, बिल्कुल आपको बता दूं, ये 15 अक्टूबर 2025 की वो घटना है जहां प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद में उसके शव को ही आगरा हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। 13 अक्टूबर को बताते हैं कि गिजौली निवासी एक महिला को रसौली की बीमारी के चलते वहां उसको भर्ती किया गया और 13 अक्टूबर को उसका ऑपरेशन किया गया। 2 दिन बाद उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और 1.5 घंटे तड़पने के बाद में डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं होता और वहां के स्टाफ के द्वारा उनको CPR जैसे तमाम ट्रीटमेंट उसको दिए जाते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जब वो आगरा लेकर के पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ जो है 2 से 3 घंटे पहले ही वहां पे खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वहां पे सारे परिजन प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वापस पहुंचते हैं तो पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, सभी लोग, पूरा मेडिकल कॉलेज, पूरा अस्पताल वहां से खाली करके फरार हो चुके होते हैं। इसके बाद पीड़ित के द्वारा जो मृतक महिला थी उसके बेटे के द्वारा तहरीर दी जाती है और स्वास्थ्य विभाग को भी शिकायत की जाती है, लेकिन किसी के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
लिहाजा इसके बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें भी खुलासा ये होता है कि उस महिला की मौत जो हुई थी वो सीने की पसली टूट जाने और ब्लड की कमी के कारण हो जाती है। तो इसको लेकर के तमाम सवालिया निशान अस्पताल के ट्रीटमेंट पे खुलते हैं कि आखिर जब ब्लड कम था तो ऑपरेशन क्यों किया गया। इसके बाद में तमाम जगह पुलिस अधीक्षक से मिलने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद में मृतक महिला के बेटे के द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है क्योंकि मामला दलित महिला से जुड़ा हुआ तो SC कोर्ट की विशेष अदालत ने इसकी सुनवाई की और इन पर 6 लोगों को आरोपी मानते हुए इन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस इस पर अब आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला आयुर्वेदिक कॉलेज का था। इस बाबत जब CMO राजीव रॉय से जब इस मामले में बात की गई तो उनका कहना है कि मामला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, जिसका विभाग अलीगढ़ मंडल कार्यालय से देखा जाता है, इसलिए यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने केवल जांच के नाम पर एक लकीर पीट दी है। ये पहले ही इसका मामला नहीं है, इससे पहले भी तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत इसी अस्पताल में इलाज के कारण हो चुकी है, इलाज में लापरवाही के कारण हो चुकी है। लेकिन बताया जाता है कि इसका जो संचालक है वो तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते तमाम जो इसके जिम्मेदार हैं वो राजनीतिक और तमाम संगठन दबाव के कारण इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी पराग। बहुत शुक्रिया आपका सुनील कुमार, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे लखनऊ से खबर की, जहां पर कोडीन युक्त सिरप मामला है। मामले में गैंगस्टर लगाने की तैयारी में योगी सरकार है। 36 जिलों में 275 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर एक्शन हुआ है। 118 से ज्यादा FIR हुई हैं, आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर, बरेली, लखनऊ, लखीमपुर में कार्रवाई हुई। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। अपराधियों में हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं। करोड़ों का काला कारोबार है। विशेष टीमें ये अभियान चला रही हैं। नेपाल, बांग्लादेश तक कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में कंपनी की फैक्ट्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के रास्ते तस्करी हुई। ममता सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मामले में गैंगस्टर लगाने की ये तैयारी योगी सरकार कर रही है। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है। 36 जिलों में 275 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया गया है। 118 से ज्यादा FIR, आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। कानपुर, बरेली, लखनऊ, लखीमपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोडीन युक्त सिरप मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है लखनऊ से। मामले में गैंगस्टर लगाने की तैयारी है। ये बड़ी कार्रवाई। वर्षा शाही हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। वर्षा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बृहद कार्रवाई कोडिन सिरप को लेकर की जा रही है, क्योंकि ये साफ तरीके से देखा जा रहा है कि अभी तक जिस तरीके से लगातार सभी एजेंसियां लगी हुई थी, यूपी STF से लेकर इत्यादि जगहों पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा था। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें 36 जिलों में लगभग 250 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई की जा रही है और उसके साथ साथ गैंगस्टर लगाने की तैयारी की जा रही है। मतलब जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा। और जिस तरीके से ये पूरी जो सिरप की पूरी एक लीड चल रही थी, उस पूरी तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और इस बड़े एक्शन के बाद अब लगातार जो एक्शन नजर आएगा वो ताबड़तोड़ अन्य जगहों के लिए भी नजर आएगा, क्योंकि 36 जिले उत्तर प्रदेश के और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतिष्ठानों के ऊपर इस तरीके की ताबड़तोड़ कार्रवाई होना एक बड़ा सबक भी सिखाएगा इन लोगों को कि आखिर किस तरीके से जो ये सिरप चल रहे थे, उसका जो व्यापार चल रहा था वो कितना खराब था और किस तरीके से इससे नुकसान चल रहे थे। वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे एटा से खबर की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। BLO की गलत बयानी, जिलाधिकारी का एक्शन हो गया। खबर चलाते ही जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर। दरअसल मतदाता संगम सोलंकी का वोट अब बहाल भी हो गया है। DM ने परेशानी का समाधान दिलाया है। प्रशासन की तत्परता से शिकायत का समाधान हुआ है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और उसके बाद देखिए जिलाधिकारी ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। खबर चलाते ही जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया इस मामले पर। मतदाता संगम सोलंकी का वोट बहाल करा दिया गया। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद DM ने परेशानी जो हुई उसका समाधान दिलवाया है। देखिए, परेशान हो रहे थे मतदाता और इंडिया न्यूज ने खबर चलाई। इंडिया न्यूज की खबर का असर भी हुआ। BLO की गलत बयानी की वजह से परेशानी हुई थी और इस पर जिलाधिकारी ने एक्शन ले लिया। फिर खबर चलाते ही जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। मतदाता संगम सोलंकी का वोट बहाल करा दिया है जिलाधिकारी ने। अब संगम सोलंकी ने राहत की सांस ली है। DM ने परेशानी का समाधान निकलवाया है।
तो एटा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। विपिन जुड़ गए हमारे संवाददाता एटा से इस खबर पर। विपिन, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, अपडेट करिए जरा। जी पराग, मैं आपको बता दूं, इंडिया न्यूज की खबर का प्रभावी असर एटा जनपद में देखने को मिला है, जहां एक बीएलओ की ऑडियो वायरल होने के बाद जो अपनी खबर इंडिया न्यूज ने प्रकाशित की थी, उसके बाद डीएम प्रेम रंजन सिंह ने संज्ञान लिया और तत्कालीन जो पीड़ित था संगम सोलंकी, उसको तुरंत ही तहसील परिसर में पहुंचाया और उसकी जो समस्या थी उसका समाधान करवाया। और वहीं जो पीड़ित था शिवम सोलंकी, उसने एक ऑडियो वायरल की थी जिसमें बीएलओ जो हरिओम थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि डीएम के प्रेशर की वजह से 30 तारीख को ही जो एसआईआर का काम था वो पूरा कर लिया गया है और आपके जो फॉर्म है वो नहीं भरे जाएंगे। इस पर जो पीड़ित था संगम सोलंकी, उन्होंने डीएम के यहाँ शिकायत की थी और एक ऑडियो वायरल की थी, जिसका तत्काल जो डीएम प्रेम रंजन सिंह है उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद तहसील जो अधिकारी थे उन्हें तुरंत ही इस पर निर्देशित किया कि इनकी जो समस्या थी वो समाधान किया जाए। जिसके बाद तहसील कर्मियों ने संगम सोलंकी को फोन के द्वारा वहां बुलाया और बुलाने के बाद इनके फॉर्म जमा करवा और तत्कालीन इस पे जो कार्रवाई थी की गई है। जी विपिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से चलाया और इस खबर का असर हुआ है न सिर्फ एटा, बल्कि इससे पहले भी इस खास बुलेटिन में हमने आपको तमाम ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। जहां भी आम जनता को परेशानी होती है, जहां भी मुसीबत आती है, इंडिया न्यूज प्रमुखता से उस खबर को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाने का काम करता है और फिर उस खबर का प्रभावी तरीके से असर भी कैसे होता है ये खबरें बता रही हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।